और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर वॉल्वो बस पलटी है। 22 साल की युवती के हादसे में मौत हो गई है। इसके अलावा चालक समेत 41 पर्यटक इस हादसे में घायल हुए हैं। दिल्ली के रहने वाले पर्यटक बताए जाते हैं, जो मनाली जा रहे थे। पर्यटक अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो आपको बता दें, बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा हादसा पेश आया है। और इस हादसे में बताया जा रहा है कि पर्यटकों से भरी चंडीगढ़ मनाली एनएच पर वॉल्वो बस दरअसल पलट गई, जिससे बड़ा हादसा पेश आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 22 साल की युवती की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यानी 41 पर्यटक इस हादसे में घायल हुए हैं। तो दिल्ली के रहने वाले ये टूरिस्ट बताए जाते हैं, जो इस हादसे में घायल हुए हैं। एक युवती की मौत हुई है। बिलासपुर में यह बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 41 लोग जख्मी हैं और एक युवती की मौत हुई है। शिमला से बड़ी खबर है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें 1 मार्च को बैठक में बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला लिया सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। तो आज फिर 12 बजे राज्य सचिवालय में अहम बैठक बताई जा रही है। कैबिनेट की यह बैठक है, जिसमें कई अहम एजेंडों पर चर्चा होगी। पिछली कैबिनेट में बचे एजेंडों पर कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। रणवीर, आज फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, किन किन एजेंडों पर इस पर चर्चा संभव है? जी देखिए, 1 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, मुख्यमंत्री ये कहा, पिछले कल जब वो कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उसमें जो है कुछ एजेंडा आइटम बच गए थे, उन पर जो है चर्चा होनी है। और 2 मंत्री जो है पिछले कैबिनेट की बैठक में नहीं थे, वो व्यस्तताओं के चलते उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। कृषि मंत्री और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री इस बैठक में नहीं थे। तो इसलिए आज दोपहर 12 बजे ये बैठक जो है आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देखिए, बैठक में जो चर्चा है, जो जानकारी निकल कर आई है, देखिए जो बजट आना है हिमाचल का, उसको चर्चा यहाँ पर होनी है। और विपक्ष किस तरह से निशाने साध रहा है सुक्खू सरकार पर, उसको लेकर भी जो है बैठक में चर्चा होगी कि किस तरह से कौन कौन से फैसलों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसके अलावा जो कुछ रिक्तियां हैं विभिन्न विभागों में, उन पर भी चर्चा होगी और कुछ पद भरने की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी जाएगी। ये भी माना जा रहा है कि ओपीएस बहाली का फैसला जो पहली कैबिनेट में लिया गया था, उसको लेकर जो है अब जो एसओपी है वो जारी की जानी है, उस पर भी चर्चा संभव है। उस पर जो है फैसला सुक्खू कैबिनेट जो है ले सकती है, तो ये भी देखना होगा। और जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लेकर भी इसमें बड़ा फैसला होने की उम्मीद है कि शायद इसमें जो है काफी संख्या में जो है रोजगार मिलेगा, तो इसको लेकर भी चर्चा संभव है। और बड़ी और अहम जानकारी इसमें यह भी निकल कर आई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने जो पूर्व सरकार के समय में अंतिम साल में जिस तरह से जयराम सरकार ने जो संस्थान खोले थे, उनको जो है डीनोटिफाई करने का फैसला लिया था, उनमें अब शिक्षण संस्थान एक बड़ा जो है मसला कैबिनेट के सामने होगा कि अप्रैल 2022 के बाद जो है कुल 380 के करीब जो है शिक्षण संस्थान खोले गए थे, जिनमें कुछ स्कूल अपग्रेड किए गए थे और कुछ नए कॉलेजेस जो है खोले गए थे। उस पर कैबिनेट जो है चर्चा करेगा कि क्या वो शिक्षण संस्थान है वो क्या जारी रखे जाएंगे या फिर उन्हें भी जो है डीनोटिफाई किया जाएगा। इस पर जो है शायद आज फैसला सुक्खू कैबिनेट जो है करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंडा आइटम है और ये भी जानकारी निकल कर रही है कि सप्लीमेंट्री को ये एजेंडा आइटम इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब तक की जानकारी ये निकल कर आई है। बिल्कुल, चलिए रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो ठीक
सचिवालय में बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक होगी बताया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी रणबीर हमें बता रहे थे कि 1 मार्च को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उनमें जिन एजेंडों पर चर्चा नहीं हो पाई थी उन एजेंडों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है और काफी इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा हो, खाली पड़े जो पद हैं उन पर लेकर भी उस पर एक तरह से आज कैबिनेट चर्चा कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो पूर्व की बीजेपी सरकार के कारनामों को जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेला है, लेकिन अब बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। यार अभी मैंने देखे नहीं, अभी तो मैं लोगों से मिल के आ रहा हूँ। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब की है, अब सत्ता उनके हाथ में है, 3 महीने हो गए हैं, अब आगे की सोचनी चाहिए पिछली सरकार को छोड़। जो इतने साल से व्यवस्था खराब है वो क्या वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की कारगुजारी है उसके लिए व्हाइट पेपर लेके आ रही है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ने हिमाचल राज्य को आर्थिक बदहाली के स्तर पर पहुंचाया। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों और डीए की लायबिलिटी है जो देने हैं, और बाकी मैं तो आपसे भी चाहूंगा कि सूचना का अधिकार प्राप्त करें, लेकिन हमारा व्हाइट पेपर आ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि योजनाएं जो पिछली सरकार ने चलाई थी उनको बंद किया जा रहा है और उनका गला घोटने की। मेरा मानना है कि अभी तक तो हमने कोई ऐसी योजना, आपने अगर वो हमें उदाहरण दे कि कौन सी योजना बंद की है। हमने सिर्फ संस्थान डी नोटिफाई किया जो शुरू नहीं किया गया था, सिर्फ घोषित किया गया था। जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसको डी नोटिफाइड करने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। सर, नगर निगम चुनाव मेयर का डायरेक्ट, डिप्टी मेयर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने का कैसी तैयारी है? वो तो अभी मेरे को इस मामले में कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताए कि कौन सी योजना प्रदेश सरकार ने बंद की है, कौन सी नई योजना को या पूर्व सरकार की चली हुई योजनाओं को हमने बंद किया है। और उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि पिछली सरकार की 5 साल की जो कारगुजारियां हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल लॉसेस प्रदेश को हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र लाएगी, जनता के सामने पूरे मामले को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। तो वही न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने श्वेत पत्र की बात पर सीएम को चर्चा की चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष ने वादों को पूरा नहीं करने के लिए सुक्खू सरकार पर सवाल भी खड़े किए। सब काम को श्वेत पत्र की अगर बात करते, स्वागत है, आप लाइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने जो निर्णय लिए हैं वो जनहित में निर्णय लिए हैं, जो काम किए हैं जनहित में कार्य किए हैं। अब आपकी तरफ सब काम को बंद करके बैठने वाले नहीं थे। ये दौर आर्थिक तंगी का होने के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, विकास किया। इसलिए लोग आज 3 महीने के कार्यकाल अभी पूरा उनका हुआ नहीं, लोग फिर भाजपा की सरकार को, भाजपा के काम को याद करने लगे हैं। आज लोग जाकर के बोल रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ था लेकिन बंद कर दिया गया है। ये कॉलेज की बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी और उसके बाद अब बजट इसके लिए रोक दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि कौन उनका मार्गदर्शन कर रहा है मुझे मालूम नहीं। कम से कम एक चीज को उनको मान के चलना चाहिए, अब सरकार उनकी बनी है, आगे की सुधलेहू बीती ताही विसार दे, आगे की सुधलेहू जो बोलते हैं ना, लीजिए आगे क्या करना है। आपको सरकार चलानी है, कब तक भाजपा को कोसते रहेंगे, कब तक भाजपा को आप पानी पी पी करके जो है गाली देते रहेंगे कांग्रेस के लोग। अब उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, उन्होंने वादा किया था, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस देंगे। कैबिनेट की बैठकें 3 हो गई, ओपीएस तो हुआ नहीं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ये कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये हर महिला को देंगे। 3 कैबिनेट की बैठकें हो गई लेकिन 1500 रुपये तो हुआ नहीं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियां देंगे, उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई अभी। तो इसलिए आपको क्या जो करना है, जो जिसके बलबूते अब सत्ता में आए हैं, आप उसकी शुरुआत करिए, नहीं तो वक्त तेजी से बीत रहा है। 3 महीने आपकी सरकार के पूरे हो गए, वक्त नहीं लगेगा पूरा होने के लिए बाकी वक्त को भी। तो इसलिए मेरा उनसे यही है कहना कि
सुझाव है मेरा कि काम करें, जिन मुद्दों को लेकर के आप सत्ता में आए, लोग वो देखना चाहते हैं कि उसमें आप क्या करना। शिमला में गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन मंत्री सहित भाजपा विधायक मौजूद रहे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई गई है। सीपीएस हम भी बना सकते थे, हमारे सामने भी प्रस्ताव था, लेकिन हमने नहीं बनाया, क्योंकि एक नहीं अनेकों जजमेंट्स अभी तक जो आई हैं कोर्ट की, हाई कोर्ट की और यहां तक के सुप्रीम कोर्ट की, वो सारी जजमेंट जो है वो विरोध में आई है, यानी कि ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जो एक प्रोविजन किया गया है, जो कैबिनेट का साइज क्या होना चाहिए, उससे करके एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। और स्टेट ने जो इस तरह के जो ये एक्ट में अपना एक्ट बना करके जो ये किया है, प्रयास किया है इस सारी चीजों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि ये स्पिरिट के अगेंस्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसे में हमने फिर नहीं बनाए, कांग्रेस ने बनाए। मुझे मालूम नहीं उनने एग्जामिन किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हम जल्दी में नहीं है, हम विचार करेंगे इस सारे विषय पे। वो प्रदेश के स्तर पर अपने आप क्या कर रहे हैं। जो डीजल हमने सस्ता किया तो उसमें 3 रुपए वैट का बढ़ाने का काम उन्होंने किया सरकार में आने के बाद। जो महंगाई इस बात को लेकर के विधानसभा के चुनाव के दौरान मुद्दा बना करके लोगों से वोट मांगते रहे, सहयोग मांगते रहे और हमारे खिलाफत में बोलते रहे। और सरकार आने के बाद 3 रुपए की सीधी इंक्रीज उनने डीजल की कीमत पर की है, वैट बढ़ा करके, और उसका सीधा इंपैक्ट गरीब लोगों पर है। इस बात को उनको समझना, और खासतौर से जब अगर वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो प्रदेश सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि आप उसमें क्या करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर वीवीआईपी नंबर से जुड़ी है। इस मामले में डिप्टी सीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि फर्जी वीवीआईपी नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपयों की बोली लगाने के मामले में यह आदेश दिया गया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। मामले में शिमला, धर्मशाला और सोलन में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर ऐसी नजीर पेश करेगी जिसे आने वाले समय में फर्जी बोली लगाने वाले सोच भी नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। इस पोर्टल की खामियों को दूर किया जाएगा और साथ ही नीलामी प्रक्रिया भी मजबूत की जाएगी। नहीं, देखिए, ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने नई सीरीज़ जारी की थी और उस सीरीज़ का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी और अचानक तरीके से बोली चल रही थी और वो जो लगभग 1,12,00,000 रुपए तक पहुंच गई और वो भी एक स्कूटरी के लिए। वो तो जब बोली लगाई गई उसी में पता लग रहा था कि ये कोई नॉन सीरियस आदमी है या ये तंत्र से खिलवाड़ कर रहा है। और उसके बाद 2 और आदमियों ने जो है उसी के आसपास की बोली लगा दी। अब पोर्टल को तो मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं कि उसको रोक दिया जाए और उसमें जो किया जाना है बारीकियां जो करनी है। लेकिन मैंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट का कहा है कि ये जो लोग तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। अब इस मामले पर 3 स्थानों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सोलन और धर्मशाला, इन 3 स्थानों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यहां के आरटीओ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जिन्होंने बोली लगाई थी फर्जी तरीके से, उन तीनों ने जो है अपना पता इन 3 स्थानों पर बताया है। मामला जब दर्ज होगा
उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और लंपी को आपदा घोषित नहीं करने पर सवाल खड़े किए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 80 रुपये लीटर गाय का और 100 रुपये लीटर भैंस का दूध खरीदेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि दूध खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। हिमाचल प्रदेश में भी लंपी स्किन डिजीज के कारण सैकड़ों पशुपालकों को नुकसान हुआ और कई पशुओं की जान हिमाचल प्रदेश में गई है। उस वक्त घोषणा प्रदेश सरकार की तरफ से भी की गई थी कि सहायता इन पशुपालकों को मिलेगी, लेकिन अभी तक एक भी पशुपालक को सहायता नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि और पशुपालन चंद्र कुमार, बात करेंगे इनसे। सर, इंतजार अभी भी पशुपालकों को है कि कुछ सहायता प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि एक तो जान जाती है पशु की, वो आर्थिक नुकसान होता है और उम्मीद रहती है सरकार से कि वायदे के अनुसार कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। देखिए, ये जो लंपी वायरस डिजीज थी जो हिमाचल प्रदेश में और एडजॉइनिंग स्टेट्स में बड़े पैमाने पर हुई है, जिसमें लाखों जानवर मरे, दुधारू जानवर, और ज़्यादा करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के भी काफ़ी एरियाज में। जिसको तो कम से कम आफ्ता घोषित करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा एपिडेमिक था वो हमारे दुधारू पशुओं के ऊपर था। 11,290 के करीब जानवरों की जान गई है और सदन में भी कहा था पिछली सरकार ने कि केंद्र के सहयोग से, सदन में भी कहा, और 11,000 से ज़्यादा जानवर जो थे इससे हताहत हुए हैं, लेकिन एक धेला नहीं रखा। तो ये एक ऐसा विभाग है पशुपालन जिसके ऊपर लोगों की रोटी रोजी चलती है। केंद्र से मांग करेंगे तो केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और हिमाचल सरकार ने भी नहीं दिया। सूखे की जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, क्या कुछ आकलन किया गया है कृषि विभाग की तरफ से, कैसे सहायता किसानों की करेंगे? इस सूखे से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सब्जियों को और गंदम को हुआ है, और लगता है कि अगर हालात रहे तो 20-22% अभी नुकसान है। लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों के टर्म 2 परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 11 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 31 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 12वीं की टर्म 2 परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 10 मार्च से शुरू की जाएंगी। 12वीं की परीक्षा 31 मार्च तक। बोर्ड सचिव ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर प्रदेश भर में 2180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10वीं कक्षा में 90,637 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं कक्षा में 1,03,928 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। टोटल जो हमने परीक्षा केंद्र बनाए हैं 2180 परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं और 10 तारीख से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें 10वीं में लगभग 90,637 छात्र ये परीक्षाएं देंगे और 12वीं के 1,0928 छात्र ये परीक्षाएं देने वाले हैं। उसके अलावा नकल रोकने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कि सीसीटीवी कैमराओं की पहले से ही व्यवस्था है और हमने शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल नहीं है, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो फंक्शनल रहें। उसके अलावा हमने एसडीएम्स को लिखा है, एसडीएम्स के लेवल पे फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे और वो नकल रोकने के लिए अपना वहाँ पे परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स के लेवल पे भी फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बोर्ड के लेवल पे
और शिक्षा विभाग के लेवल पे कुछ और फ्लाइंग स्क्वाड बनाने की तो हम बनाएंगे। जी हाँ, बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। ऊना में 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जलक्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टू, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और हिमाचल पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू समेत तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए वाटर स्पोर्ट्स के 400 से ज्यादा खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने वाटर स्पोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश की टीम न होने के बावजूद हिमाचल पुलिस की ओर से इतने बड़े आयोजन की मेजबानी स्वीकार करने को बताया। साथ ही पुलिस विभाग को शाबाशी दी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के पर्यटन के विकास में वाटर स्पोर्ट्स का अहम योगदान रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रोमांच करते हुए वन में दोनों ही खिलाड़ी राइट हैंड पैडलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंचासीन उपस्थित मुख्य अतिथि के साथ केनो 2 के खिलाड़ी जिसमें एसएसबी अखिल। और बात मौसम के करेंगे। लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 70% संपर्क सड़क मार्ग से हटा दिया है। घाटी के सबसे दूरदराज इलाके मायड़ को उप मंडल मुख्यालय उदयपुर को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उदयपुर से म्याड़ सड़क मार्ग के 14 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटा दिया है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग इंजीनियर बीएस नेगी ने बताया कि मौसम अनुकूल रहा तो बाकी बचे 30% सड़क मार्ग से बर्फ हटाकर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। खबर ऊना से है, जहां के सबूर कला में लता मंगेशकर कला केंद्र के जरिए अखिल भारतीय पुलिस जलक्रीड़ा प्रतियोगिता में पहली संस्कृति संध्या का आयोजन किया गया। संस्कृति का संध्या डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टू और डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में तिब्बती कलाकारों के साथ साथ कांगड़ा सिरमौर के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से खूब समा बांधा, जबकि पुलिस के भांगड़ा दल ने मोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एसपी ऊना अरजित सेठ ठाकुर ने बताया कि देश के 19 राज्यों से आए जलक्रीड़ा टीमों के लिए इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। होली के जो ये जगह है जहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, वहाँ पे 19 टीम्स जो हैं 3 स्पोर्ट्स में भाग ले रही हैं। शाम को जो 19 टीमें बाहर से आई हैं पूरे देश भर से, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ये आज कल यानी 3 तारीख को और 6 तारीख को किया जाएगा। गंगत के रहने वाले अरविंद और अपनी टीचर्स की मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल की है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे इस बच्चे ने बिना ट्यूशन पहले स्कॉलरशिप परीक्षा में पूरे कांगड़ा में पहला स्थान हासिल किया। वहीं अब सैनिक स्कूल का टेस्ट पास करके मेरिट में अपना नाम दर्ज करवाया। ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी भी बच्चे में मेहनत, लगन और समय के सदुपयोग की क्षमता हो तो वो हर मंजिल को पा सकता है। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम हुआ था SCERT के द्वारा लिया गया था, उसमें जिला कांगड़ा में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।